रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद सोए थे, लेकिन पूनम की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति रवि निश्चिंत होकर सो रहा था, जबकि पूनम अंदर ही अंदर घुट रही थी। पूनम को रवि के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। पूनम की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वो मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर रवि की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे पूनम नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा पूनम बिस्तर के एक कोने में घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर रवि ने पूछा, पूनम तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। पूनम का स्वर बुझा हुआ था। क्यों? रवि ने पूछा। बस यूं ही, पूनम ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। पूनम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। रवि का इतना कहना भर था कि पूनम उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। रवि, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पूनम ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर रवि गंभीर हो गया। वो कुछ सोच कर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। पूनम हमेशा की तरह रवि की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी। तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर जा गिरा। पूनम ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। वो रवि के पास जा पहुंची। वो अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही पूनम ने फोटो दिखाई, वो अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए रवि ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। पूनम ने चुहलबाजी की। रवि मुस्कुरा कर बोला, मेरे ही विभाग की है तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल, एक फार्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई, वो बोला। पूनम इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही रवि उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उससे न रहा गया तो पूछ बैठी, रवि तुम बदल गए हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो सकपकाते हुए बोला। तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ, पूनम ने कहा। ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। उसने सफाई दी तो पूनम ने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे, रवि का ऑफिस से फोन आया। पूनम, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया, क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना, कहकर पूनम ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फोन आ गया। रवि सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या नाराज हो मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं जा सकी। पूनम को समझते देर नहीं लगी कि रवि शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर पूनम का दिल बैठने लगा। वो खुद पर नियंत्रण रखते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। पूनम का इतना कहना भर था कि उसने फोन काट दिया। पूनम का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रवि से कैसे पेश आए। वो सोचने लगी कि इस लड़की से रवि का क्या संबंध है। ऐसे ही विचारों में डूबी पूनम पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। रवि के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन कर दिया। रवि ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय पूनम ने उस लड़की का जिक्र किया तो वो बोला, मैं बात कर लूंगा। शाम को रवि घर आया तो आते ही पूनम से बोला, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? पूनम के इस सवाल पर वो असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, पूनम ने कहा तो अचानक रवि को न जाने क्या सूझा कि एकाएक वो सामान्य हो गया। वो पूनम को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। इसके बाद पूनम भी सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वो अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वो किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी, इसीलिए वो चाहकर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो पूनम को ठंडक देने की जगह कांटों की तरह चुभ रही थी। मन में कई सवाल उठ रहे थे। कभी लगता ये सब झूठ है, तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नजर पूनम पर पड़ी।
यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही है, कहकर पूनम उठने लगी। रवि चला गया इसलिए? इस सवाल का पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वो उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। पूनम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ रवि की अच्छी नौकरी देखी और कर दी शादी। काफी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में रवि की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गौण हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके मां बनने की संभावना कमजोर नजर आती थी। कभी कभी रवि खींच जाता तो पूनम अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे की बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते थे। इधर कुछ महीने से रवि उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। दोनों में बात कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक पूनम के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वो फफक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले मायके चलो। पूनम के लिए ये राहत की बात थी, लेकिन उसे रवि की माँ का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा सास अकेली रह जाएंगी, रवि ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूंगा, पूनम के पापा बोले। तीसरे दिन रवि आया तो पूनम ने कहा मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, रवि निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगती है। पति के साथ रहने में कैसी ऊब? कहीं तुम मुझसे ऊब तो नहीं गए? लेकिन रवि ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। पूनम बेमन से मायके चली गई। पूनम मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन रवि पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वो आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वो क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने रवि को फोन लगाया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तो तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान में नहीं आ रही, पूनम ने उखड़े स्वर में कहा। पूनम मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर रवि ने फोन काट दिया। इस बीच उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। रवि कहीं अपनी उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा? सोचकर पूनम की बेचैनी बढ़ गई। पूनम की माँ की नजर उस पर पड़ी तो वो बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊं? पूनम झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। रवि से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। पूनम रुआंसी हो गई। माँ ने करीब आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वो शांत हो गई। पूनम को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार रवि का फोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन पूनम की सास का फोन आया। पूनम कब आ रही हो? मम्मी जी मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन रवि ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं आकर क्या करूंगी? पूनम ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फोन किए, सास बोली। वो तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर पूनम तिलमिला उठी। अब रवि झूठ भी बोलने लगा था। काफी सोच विचार कर पूनम ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। रवि के मन में क्या चल रहा है ये जानना उसके लिए बेहद जरूरी था। वो अपनी ससुराल चली गई। रवि ने अचानक आई पूनम को देखा तो अचकचा गया। बोला बताया होता तो मैं लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। पूनम के चेहरे पर व्यंग्य की रेखाएं खिंच गई। रवि ने पूनम को मनाने की बहुत कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वो बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रवि अपने दूसरे कामों में लग गया। एक रात रवि गंभीर था। पूनम को एहसास हो गया था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। उस वक्त पूनम कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में रवि के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नजरों से देख लेती थी। पूनम मैं मधु से शादी करना चाहता हूँ। रवि का इतना कहना भर था कि पूनम की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। उसने किताब एक तरफ रखी। मेरा शक ठीक निकला। मधु नाम है ना उसका? बहुत खूब। पूनम हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की एक गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को ही हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया हो।
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वो बोली। काफी सोच विचार कर मैंने ये फैसला लिया है, रवि ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी माँ बनने की संभावना नहीं है। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया। और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रख कर एक लड़की को जाल में फांस लिया? वो खुद तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात काफी बढ़ चुकी है, वो पेट से है। बगैर शादी के? वो चौंकी। उसकी इजाजत तुमसे चाहता हूँ। ना दूं तो? तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन सकती तो ये नौबत ही नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती, तब क्या तुम मुझे ऐसी ही इजाजत देते? रवि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पूनम की मनोदशा अब एक पर कटे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वो गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे व्यभिचार करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। रवि भी ढिठाई पर उतर आया। अगर ना चिल्लाऊं तो? बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, रवि ने कहा। तुम्हारी उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा? घिन आती है मुझे उसके नाम से। रवि ने गुस्से में पूनम को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। पूनम के तेवर देखकर रवि ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो कुछ हुआ उससे पूनम का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वो बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। रवि ऑफिस चला गया, तब उठी। सास ने पूनम का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी पूनम बोली, माँ जी, रवि दूसरी शादी करना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वो बोली, ये रवि का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब रवि के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? पूनम ने पूछा। देखो पूनम, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टरों ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया तो वो जो कर रहा है उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? ये तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और ना रही तब? पूनम ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ऑफिस से देर से आया। आने के बाद कपड़े उतारकर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। पूनम सोच रही थी कि किस हक से रवि से मनुहार करे, पर मन नहीं माना। खाना लगा दूं? मैं खाकर आया हूँ। सुनते ही पूनम का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में पूनम भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता। रवि के बारे में उसने जैसा सोचा था वो उससे अलग निकला। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है। क्या सोचा है तुमने? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो कि मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी। स्वामिनी या नौकरानी? अर्धांगिनी तो अब कोई और कहलाएगी। पूनम ने भरे मन से बोला। तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। रवि का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे करोगे? पूनम के इस अप्रत्याशित सवाल पर वो सक पका गया। जब कुछ नहीं सूझा तो उल्टे उसी पर थोप दिया। पूनम गुस्से में बोली, मधु से प्यार मुझसे राय लेकर किया था। रवि पूनम के कहने पर झल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। पूनम ने ये खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा दुख से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, पूनम तुम यहीं चली आओ, कोई जरूरत नहीं है उसके पास रहने की। वहां आकर क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी। सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। वही मेरे लिए एक बांझ स्त्री का अभिशप्त जीवन। बहुत होगा किसी स्कूल में नौकरी कर लूंगी, क्या इससे मेरा दुख कम हो जाएगा? कहते कहते पूनम की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, पापा बोले। कोई जरूरत नहीं है, वहां भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे। इससे अच्छा है कि सौतन के ही खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा, पिता ने कहा। उससे मिलेगा क्या? बेहतर है कि समय का इंतजार करूं। हो सकता है मेरी गोद भर जाए। पूनम ने आशा नहीं छोड़ी थी। आखिरकार रवि ने अपनी मर्जी से मधु के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वो घर में आ गई
ऑफिस से आकर रवि सबसे पहले पूनम के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे पूनम से ऊब होने लगी थी। मधु की खुशबू वो पूनम के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। मधु उसी के इंतजार में सर धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्ठी। मधु जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार रवि रात बिताने पूनम के पास आया। पूनम को कहीं ना कहीं विश्वास था कि वो माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वो मधु के पास चला गया। पूनम अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। रवि उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गईं। एक दिन वो भी आया जब मधु माँ बनने वाली थी। रवि काफी परेशान था। पूनम से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। ये सुनकर पूनम का दिल भर आया। वो सोचने लगी कि आज रवि मधु के लिए कितना परेशान है। अगर वो सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। पूनम की आंखों में आंसू छलक आए। रवि की नजर उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलने वाला है, खुशियां मनाओ कि इस घर में एक चिराग जलने वाला है जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वो बोली, वो तुम्हें बड़ी माँ कहेगा। रवि ने खुश होकर कहा, नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ। पूनम गुस्से में बोली। रवि जाने लगा तो कुछ सोचकर पूनम ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा। रवि ने नर्सिंग होम का नाम बता दिया तो वो वहां चली गई। मधु ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद मधु को उसके केबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख रवि का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल रवि पर गया है, सास पुचकारते हुए बोली। रवि दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा करवाया। एक तरफ खड़ी पूनम अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और मधु की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी वो मधु से मिल रही थी। जो मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था वो मधु को मिल रहा था। ये सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था। मौका देखकर वो बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वहां उसका रोदन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फोन आया। वो फोन पर ही रोने लगी। पूनम, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे चचेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ, परेशान मत हो। माँ ने ढांढस बंधाया। क्यों ना हूँ परेशान, मधु माँ बन गई है। एक मैं हूँ जो बांझ के कलंक के साथ जी रही हूँ। पूनम का दुख गुस्सा छलक गया। वो सिसकती रही। माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर पूनम ने फोन काट दिया। वो सुबक रही थी। तभी रवि का फोन आया। पूनम, कहाँ हो तुम, सब तुमको पूछ रहे हैं। बच्चा कैसा है, पूनम स्वर साध कर बोली। एकदम ठीक है, रवि खुश होकर बोला। कुछ दिन अस्पताल में रहकर मधु घर पर आ गई। रवि को तो बहाना मिल गया मधु के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वो पूनम की खबर भी लेना भूल गया। ये सब असह्य था पूनम के लिए। सो एक दिन मन बनाकर रवि से बोली, रवि, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहूंगी। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहां मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर नहीं होने दिया। परसों मेरा चचेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी जरूरत है। मैं एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तूल न देते हुए वो अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान पैक करती उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थीं। जब वो पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आज काल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई। बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई न अब। पूनम को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसने एक संस्थान में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभार रवि का फोन आ जाता था।
उसने उसे खर्च के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर पूनम ने मना कर दिया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। रवि अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। रवि उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वो युवक रवि से अपनी बात कहता, वैसे वैसे रवि के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? रवि बोला। उसने अदालत के कागजात रवि को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो? रवि ने उससे पूछा। वो आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला लें, कहकर उस युवक ने रवि को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया कि उससे ना हंसते बन रहा था और ना ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वो घर आया। उस समय मधु अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। एक हरे बदन की मधु मां बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिससे सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। वो बिना कपड़े चेंज करे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। ऐसे क्यों बैठा है? मधु क्या कर रही है? रवि की मां ने पूछा। सास की आवाज पर मधु की तंद्रा टूटी। आप कब आए? वो अचकचाकर उठ बैठी। ये क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? मधु के सवालों से वो खिसिया गया। क्या आते ही सवालों की झड़ी लगा दी? खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए तुम्हें जरा भी चिंता नहीं रहती। रवि के बदले तेवर ने मधु को असहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब रवि के बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय ना दूं तो क्या उसे अकेला छोड़ दूं? मधु ने भी उसी टोन में जवाब दिया। उस समय तो रवि ने अपने आप पर नियंत्रण रखा, मगर जब हालात बदले तो मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? रवि के इस सवाल पर मधु अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। पहले तो उसने नानुकुर किया, मगर जब रवि ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वो अपने बचाव में बोली, हाँ 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले वरुण से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? रवि के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर ये मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे होगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता को घर में रखा है। रवि ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर कर दी। नहीं लिया था, मधु बोली। वजह? रवि ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वो न केवल शराबी था, बल्कि उसके दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। मधु अपने मूल स्वभाव पर आ गई। रवि सन्न रह गया। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा था वो कांटों सरीखी निकली। क्या बक रही हो? वो चीखा। गलत क्या कहा? आपने पूनम के साथ जो किया, क्या वो खेल नहीं था? रवि को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास उसका ध्यान पूनम पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने पूनम का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता था? रवि, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छिपाया? रवि ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब वरुण से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह भी थे, मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने वरुण का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया, ये सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नौकरी के दौरान वो शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा या तो वो कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर उन्नाव चला गया होगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो उन्नाव का ही रहने वाला था? रवि के इस सवाल पर वो किंचित परेशान दिखी। उसने बताया था तो मैंने मान लिया। मधु से बात करने पर रवि को लगा कि या तो मधु पूरी तरह बेकसूर है या फिर वो खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? रवि के इस सवाल पर वो विचलित हो गई। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की मां बन चुकी हूँ।
कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही न फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर मधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फोन आया तो रवि ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। ये जानकर रवि और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? रवि गुस्से में बोला। जहां भी था, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी बीवी को अपना बना लें, वो बोला। तुम चाहते क्या हो? रवि मूल मुद्दे पर आ गया। मुझे मधु चाहिए, कुछ सोचकर रवि बोला। वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। ये सुनकर वो हंसने लगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे अपने घर में रख लें। उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूं कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो, रवि ने कहा। ठीक है, रवि ने मधु को इस बारे में बताया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगी? मधु की त्योरियां चढ़ गईं। बिना तलाक दिए मैं भी तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहूंगा, रवि ने साफ कह दिया। आप होश में तो हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? इस बार मधु के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक जिसे वो छुई मुई समझता था, वो नागिन सी फुफकारने लगी थी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवरजाल से निकलने के लिए बस एक यही रास्ता बचा है मेरे लिए। रवि रुआंसा हो गया। वो तुम्हें तलाक देगा क्या? इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल, मधु के कथन से उसे तसल्ली हुई। रवि ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर रवि ने वरुण के साथ चाल चली। क्या? वो आश्चर्य से बोला। मैं उस मधु के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्यों? रवि ने पूछा। इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वो शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? रवि ने पूछा। ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा था। ये सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो, रवि बोला। बताना ही पड़ेगा। उसने काफी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 5 लाख रुपए। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वरुण गुस्से में बोला। कितने चाहिए? 10 लाख, उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 6 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो तैयार हो गया। सच आखिरकार सामने आ ही गया। मधु और उसके पहले पति वरुण ने मिलकर एक गहरी साजिश रची थी। उनका मकसद सिर्फ रवि की संपत्ति और पैसे हड़पना था, और मधु का बच्चा भी वरुण का ही निकला। ये सब जानकर रवि का दिल टूट गया। अब ये रवि को तय करना था कि मधु को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास लायक है? वो खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अनायास उसका ध्यान पूनम पर चला गया और वो पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। लेकिन सबसे बड़ा फैसला पूनम ने लिया। उसने रवि को माफ नहीं किया, ना ही ससुराल लौटी। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को चुनते हुए उसने उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जिसमें भरोसा ही मर चुका था। मधु और वरुण को कानून के हवाले कर दिया गया और पूनम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।